वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन डीएसआर ट्यूटोरियल। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। आज के हमारे लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ooजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछली बार जो हमने आपको बताया था स्पर्मियोजेनेसिस, उसमें से नेट में एक क्वेश्चन आया था 2018 की बात करें तो दिसंबर 2018 में क्वेश्चन था membrane bound Golgi derived structure containing proteolytic enzyme in sperm of sea urchin are called। क्वेश्चन पूछा था कि जो गोल्जी ड्राइव्ड वेसिकल्स होती हैं जिसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, उन वेसिकल्स को सी अर्चिन के स्पर्म्स में क्या बोला जाता है। तो ऑप्शंस थे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, माइक्रोमेयर्स, एक्रोसोमल वेसिकल्स और मैक्रोमेयर्स। तो आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था इसके बारे में। आंसर आपको पता होगा कि इसमें से इसका आंसर क्या हो सकता है। सही आंसर इसका क्या था? एक्रोसोमल वेसिकल्स। आपको बताया था गोल्जी ड्राइव्ड वेसिकल्स जो मिलती हैं, गोल्जी से जो वेसिकल्स मिलती हैं उससे क्या फॉर्मेशन होती है? एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है। अब वो चाहे किसी भी एनिमल की बात की जाए, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? सी अर्चिन्स की। तो सी अर्चिन्स में एक्रोसोमल वेसिकल्स होती हैं और इन वेसिकल्स के अंदर आपको बताया था प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि पंक्चर करते हैं वॉल को। गोल्जी के जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं वेसिकल्स के अंदर, वो मेम्ब्रेन को पंक्चर करने का काम करते हैं। तो आइए अगले लेक्चर में आपको बताते हैं, आज के लेक्चर में ooजेनेसिस। ooजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो ooजेनेसिस की जो प्रोसेस है सेम वही है जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम जर्म सेल इन फीमेल इज कॉल्ड ooजेनेसिस। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? मेल में पढ़ा था प्रोसेस, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की जा रही थी, वहाँ भी गैमीट बन रहे थे। कहाँ किससे बन रहे थे? जर्म सेल से। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता हो जर्म सेल से और वो फीमेल में होती हो, उसे क्या बोलेंगे? ooजेनेसिस बोलेंगे। अब हमें ये जानना है कि ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है। तो ये प्रोसेस हमें पता है कहाँ पर होती है, फीमेल गोनैड्स में होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? ओवरीज। एक फीमेल में कितनी ओवरीज होती हैं? 2 ओवरीज होती हैं। आलमंड स्ट्रक्चर होता है, आलमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इस तरीके से होती हैं, यहाँ पे दिखाया गया आपको। ये एक तो यहाँ पे हो जाएगी ओवरी और दूसरी इस तरफ हो जाएगी। लेफ्ट और राइट के ओवरीज हैं। लेफ्ट ओवरीज में भी सेम वही है, प्रोसेस दोनों में सेम चलती है। जैसी प्रोसेस यहाँ पे चलेगी वैसे ही प्रोसेस यहाँ भी चलेगी। तो 2 ओवरीज होती हैं लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर ooजेनेसिस की प्रोसेस चलेगी। आगे देख लेते हैं। एज कम्पेयर टू स्पर्म, ओवम आर लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल्स। स्पर्म को हमें पहले ही पता था कि स्पर्म का जो साइज होता है वो छोटा होता है क्योंकि इसे ट्रैवल करके जाना होता है। उसके कंपैरिजन में ओवम का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। और दूसरी बात, ये नॉन मोटाइल होता है। ओवम में योक प्रेजेंस होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंस होता है, प्रोटीन होती है, ग्लाइकोजन होती है और लार्ज अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। देखिए स्पर्म की अगर बात करें तो वहाँ पे ना तो योक की प्रेजेंस होती है, ना ही वहाँ पे कोई साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जितना भी साइटोप्लाज्म होता है वो सारा का सारा स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में निकाल दिया जाता है। आपको बताया था थोड़ी बहुत प्रोटीन और ग्लाइकोजन्स पाए जाते हैं, पर वो भी बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं स्पर्म में, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। और न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए ओवम का जो साइज है वो कैसा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू स्पर्म। और एक और बात देखिए, यहाँ पे जो साइज होता है एग का, उन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा डेवलप होता है जिनका डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है। यानी ऐसे एनिमल जिनमें डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस जो है वो बॉडी के बाहर चलेगी, तो उसमें क्या होगा? एग का साइज ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें योग ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि योग बॉडी से तो ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता क्योंकि आउटसाइड हो रहा है डेवलपमेंट। इसलिए फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और एप्स में एग का साइज लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू
मैमल्स, क्योंकि मैमल्स में जो डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, इसलिए यहाँ पर एग का साइज स्मॉलर हो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, आगे तक आपको ये बार बार याद आएगी कि मैमल्स के एग का साइज छोटा होगा, बाकी जितने भी लोअर हैं कॉर्डेट्स उनका साइज बड़ा होगा। कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे ये है कारण कि इसमें योग प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि योग के एक तरीके से न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिशन मदर से डायरेक्ट मिल जाता है फैलोपियन ट्यूब अम्बिलिकल कॉर्ड्स के द्वारा, और यहाँ पर ऐसा कोई फीचर्स नहीं होता अम्बिलिकल कॉर्ड्स का, इसलिए यहाँ पे योग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका साइज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अब फेज़ बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था। पहली थी मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरी थी ग्रोथ फेज़ और तीसरी थी मैचुरेशन फेज़। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, टाइमिंग में डिफरेंस है। एक तो ये जो oogenesis की प्रोसेस है ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, काफ़ी दिनों तक चलती है, या ईयर्स तक बोल सकते हैं, काफ़ी ईयर्स तक चलती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रोसेस काफ़ी छोटी सी प्रोसेस थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक कंप्लीट हो जाती थी। तो देखिए क्या होता था, सेम वैसे ही जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था, एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है, वो डिवाइड करेगा और ओवोनिया बनाएगा बहुत सारे, जो कि किस में होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज़ में होगा। ये पहली फेज़ है oogenesis की। अब यहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न होगा और 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से डिवीज़न होता रहेगा। डिवीज़न कौन सा है? ये माइटोसिस डिवीज़न है, यानी जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा और साइज भी सेम रहेगा, बस क्या हो जाएगा? नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन फेज़ में, फिर वो प्राइमरी oocyte क्या करेगा? ग्रोथ फेज़ में एंटर करेगा। ग्रोथ फेज़ में ग्रोथ होगी प्राइमरी oocyte की, तो प्राइमरी oocyte ग्रो करेगा तो साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत लेंथी प्रोसेस होती है ग्रोथ फेज़, क्योंकि यहाँ पर एग में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स, योग हो गया, प्रोटीन हो गया, सब कुछ मेंटेन और स्टोर करके रखना है, इसलिए ये प्रोसेस काफ़ी लंबी चलती है oogenesis में। प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte से प्राइमरी oocyte ही रहेगा, बस उसका साइज है इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फेज़ है मैच्यूरेशन फेज़। इस फेज़ में भी वैसे ही जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में होता था, मियोसिस की फेज़ चलेगी, इसमें मियोसिस साइकिल चलेगी। मियोसिस साइकिल में 2 फेज़ होती हैं, एक M1 फेज़ और दूसरी M2 फेज़। अब यहाँ पे देखिए हमें पता था कि M1 जो फेज़ होती है मियोसिस फर्स्ट फेज़, वो रिडक्शनल डिवीज़न देती है, तो रिडक्शनल डिवीज़न में यहाँ पे इनका रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन सही तरीके से नहीं होता है, बैलेंस्ड रिडक्शन नहीं है, इम्बैलेंस्ड रिडक्शन है। यहाँ पे एक सेल तो बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म ले जाती है और दूसरी सेल जो है उसको साइटोप्लाज्म नहीं मिलता है, बाकी जेनेटिक मटेरियल तो दोनों का हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का तो रिडक्शन बैलेंस्ड हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक से देखा जाएगा तो साइटोप्लाज्म का रिडक्शन इम्बैलेंस्ड है। तो M1 फेज में क्या होता है, एक तो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का, और दूसरा एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ पर बनेगी? मियोसिस फर्स्ट के बाद मैच्यूरेशन फेज में फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए सेकेंडरी oocyte बन चुका है, इसके प्लस साइटोप्लाज्म है, अब इसमें M2 फेज चलेगी। M2 फेज में क्या होगा? फिर से वही होगा जैसे पहले हुआ था, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म इसको पूरा मिल जाएगा और यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, ये एक और पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी जिसे सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलेंगे, और ये ओवम में फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, या तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके 2 और पोलर बॉडी बना देगी, या हो सकता है कि इसका डिवीज़न ना हो, ये डिस्ट्रॉय हो जाए। ये बात अभी तक कोई इसकी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। कुछ लोग मानते हैं
कि इसका डिवीज़न होके दो और पोलर बॉडी बन जाती हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके आगे कोई डिवीज़न नहीं होता है। लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसके बारे में अभी कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। हमें मेन फोकस किस पे करना है? इस पे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के टाइम फर्टिलाइजेशन किससे होगा? ओवम में होगा, पोलर बॉडी में नहीं होगा। तो ये हमारी प्रोसेस है, 3 फेज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैच्योरेशन फेज़। अब इसे डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, ये जो फॉर्मेशन होती है oogenesis की, ये काफ़ी पहले से ही शुरू हो जाती है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये जो फॉर्मेशन है oogenesis की, यानी oogonia बनने की जो प्रोसेस है, वो 3rd मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। कब से? बर्थ होने से पहले ही। बर्थ नहीं होती है उससे पहले ही ये फॉर्मेशन क्या होती है? स्टार्ट हो जाती है। 3rd मंथ से ही ये फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और 3rd मंथ से लेके 7th मंथ तक कम से कम 7 मिलियंस तक, ये मिलियंस में दिया गया है, नंबर ऑफ जर्म सेल इनटू मिलियंस में दिए गए हैं। 7 मिलियन तक जर्म सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। कब? जब 6th मंथ में ये फॉर्मेशन हो रही है। तो यानी कि बर्थ अभी तक हुआ नहीं है। अगर हम किसी एक गर्ल की बात कर रहे हैं, गर्ल्स में बर्थ ना होने से पहले ही 6th मंथ तक, 3 to 7 मंथ तक, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, 2nd to the 7 मंथ 7 मिलियन जर्म सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब 7 मिलियन जर्म सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, फिर ये डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जो 7 मिलियन जर्म सेल बने हैं वो अब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं और ज़्यादा नहीं बनते हैं। ये प्रोसेस कहाँ चल रही है? ओवरीज में चल रही है। ओवरीज इस टाइम पे 7 मिलियन जर्म सेल बना चुकी है, और फिर ये 7 मिलियन स्पर्म सेल जो हैं वो ड्रॉप होने लगते हैं, यानी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। जैसे बने थे वैसे ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये चार्ट आपको बता रहा है, ये डाउन जा रही है प्रोसेस, और ये बर्थ का टाइम है। बर्थ आने तक ये इतना डाउन जा चुका होता है कि कितने रह जाते हैं? 2 मिलियंस के आसपास रह जाते हैं। यानी जब बर्थ हो जाती है, फीटस के बाद चाइल्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो चाइल्ड में उस टाइम 2 मिलियंस जर्म सेल की फॉर्मेशन हो चुकी होती है। ओगोनिया कितने बन जाते हैं? 2 मिलियंस तक। अब आगे बात करेंगे कि बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी यानी सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं जब, यानी बात की जा रही है 12 एज की, 12 साल में कितने oogonia प्रेजेंट होंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है 60,000 तक oogonia का फॉर्मेशन रह जाता है। बने कितने थे? 7 मिलियंस तक बने थे। 7 मिलियन से ड्रॉप हो चुके हैं, अब कितने रह गए हैं? 60,000 तक। मिलियन से 1000 में ये रह जाते हैं, बाकी जितने भी बने थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब 12 साल की उम्र के बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो यहाँ तक तो ये माइटोसिस की प्रोसेस चलती रहती है, और इसके आगे फिर मियोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वो आगे देख लेते हैं। तो आफ्टर माइटोसिस डिवीज़न oogonia चेंज टू प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में ये चेंज हो जाता है। प्राइमरी oocyte यानी हम मल्टीप्लिकेशन फेज़ की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज़ में प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो चुकी थी। तो यानी oogenesis की प्रोसेस काफ़ी पहले स्टार्ट हो चुकी होती है। अगर हम फीटस की बात करें तो 3 महीने से स्टार्ट हो चुकी होती है। नेक्स्ट, इसके बाद अगली फेज़ आती है ग्रोथ फेज़। तो ग्रोथ फेज़ में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं? पहली बात तो हम ये जान चुके हैं कि अभी मल्टीप्लिकेशन फेज़ कंप्लीट हो चुकी है, और मल्टीप्लिकेशन फेज़ में प्राइमरी oogonia का फॉर्मेशन या प्राइमरी oocyte बन चुका है। आगे क्या होगा? योग की फॉर्मेशन होगी। योग फॉर्मेशन क्यों होगी? क्योंकि ये ग्रोथ फेज़ है। अब ग्रोथ फेज़ में क्या होता है? जो सेल बना है वो ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करेगा जब उसे कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलेगा। अब यहाँ पे होता क्या है? ये एग जो है अपने लिए योग का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देती है। योग की फॉर्मेशन एग के अंदर नहीं होती है, बल्कि योग की फॉर्मेशन जो है वो लीवर में होती है, बाद में ट्रांसफ़र कर दी जाती है
योग में, ये हम आपको आगे बताएंगे विटाइलोजेनेसिस की प्रोसेस में। तो योग की फॉर्मेशन जो है वो एग खुद नहीं करता है, वो लीवर में होती है, बाकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो योग की फॉर्मेशन हो जाएगी ताकि योग आगे डेवलपमेंट में यूज़ हो सके। फिर नेसेसरी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है प्राइमरी oocytes में। फॉलिकल सेल्स और नर्व सेल प्रोवाइड करते हैं इसको न्यूट्रिशन, जिससे इसका साइज जो है इंक्रीज़ हो जाता है। अभी ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ चल रही है? ओवरीज में चल रही है। तो फॉलिकल सेल की बात करेंगे। अब ये जो फॉलिकल सेल्स हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या बताया था? स्पर्मेटोजेनेसिस में सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे, तब उसकी ग्रोथ हो रही थी। वहाँ भी ग्रोथ फेज थी लेकिन सर्टोली सेल प्रोवाइड कर रहे थे। यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा? फॉलिकल सेल। ये आपको आगे और डिटेल में बता देंगे फॉलिकल सेल्स कहाँ होते हैं। आगे देखिए, न्यूक्लियर मटेरियल इंक्रीज़ हो जाता है, इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो इतने ज़्यादा साइज इंक्रीज़ कर लेते हैं कि लैम्पब्रस क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं। और लैम्पब्रस क्रोमोसोम क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि इनकी जो शेप है वो लैम्प के ब्रश की तरह थी। पहले जो लैम्प होते थे ग्लास के, उनको साफ़ करने के लिए कुछ ब्रश आते थे, उन ब्रश की तरह होते थे, इसलिए इनको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स बोला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं साइज में, साइज इंक्रीज़ हो जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाती है, उन्हें लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स बोलते हैं। जिसमें योग अमाउंट ज़्यादा होता है उसमें ऐसा होना ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्फॉर्मोसोम बन जाते हैं। इन्फॉर्मोसोम क्या होते हैं? कुछ mRNA और कुछ प्रोटीन्स मिलकर एक इन्फॉर्मोसोम की फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं इन्फॉर्मोसोम। अब होता क्या है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? mRNA की फॉर्मेशन होती है बाई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा mRNA की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर ये जो mRNA बने हैं वो mRNA न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। साथ में कुछ प्रोटीन्स भी बनी होती हैं, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और वो क्या कहलाते हैं? इन्फॉर्मोसोम। ये इन्फॉर्मोसोम अभी यूज़ नहीं होंगे, ये बाद में यूज़ होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटीन बनाने का, क्योंकि आगे की प्रोसेस में जो DNA मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो तो अपना वर्क अलग करता है पेयरिंग करने में, तब उस टाइम कुछ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, तब ये प्रोटीन इन्फॉर्मोसोम बनाता है। तो इन्फॉर्मोसोम का फॉर्मेशन पहले ही कर लिया जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में, ताकि बाद में प्रोटीन बनाने के लिए ये यूज़ हो सके। इम्पोर्टेंस जो प्रोटीन चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो चाहिए क्लीवेज के टाइम। सेल में जब क्लीवेज होगी तो प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, वो पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। अब CSIR में ये क्वेश्चन भी आया था एक, इसी पे रिलेटेड देख लेते हैं। दिसंबर 2016 में क्वेश्चन आया था, सर्टेन प्रोटीन्स और mRNAs यानी इन्फॉर्मोसोम की बात कर रहे हैं, दैट आर रीजनली लोकेलाइज्ड विद इन द अनफर्टिलाइज्ड एग। और अनफर्टिलाइज्ड एग है, अभी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, यानी यहीं की बात हो रही है। एंड रेगुलेट डेवलपमेंट आर कॉल्ड, तो उनको क्या बोला जाएगा? जीन रेगुलेटर बोला जाएगा, मॉर्फोमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स बोला जाएगा, या साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स बोला जाएगा, या मोज़ेक फॉर्मिंग फैक्टर बोला जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। कुछ प्रोटीन्स और mRNA हैं जो कि पहले से लोकलाइज्ड कर दिए जाते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग में, जो आगे चलकर डेवलपमेंट को रेगुलेट कर सकें, उनको क्या बोला जाता है? तो आपको इसमें से आंसर क्या लग रहा है? जीन रेगुलेटर ये तो नहीं होगा, मॉर्फोमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स भी नहीं होगा। मैंने आपको भी बताया था कि जो इन्फॉर्मोसोम है वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जो कि आगे चलकर हेल्पफुल होते हैं, यानी डिटरमाइन करते हैं कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो आंसर क्या होगा? साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। तो ये क्वेश्चन नेट में आया था दिसंबर 2016 में, जिसका आंसर है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। आगे देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, गोल्जी बॉडी बनना
स्टार्ट हो जाएंगी, उनसे कुछ वेसिकल्स बनेंगी, राइबोसोम बनेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनेंगे। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के आपको और डिटेल में बताएंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम। प्राइमरी साइड स्टार्ट कर देता है मियोसिस डिवीज़न, लेकिन प्रोफेज स्टेज पे आके ये अरेस्ट हो जाता है, प्रोफेज के भी डिप्लोटीन स्टेज पे। तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ फेज में अभी ग्रोथ हो रही थी, तो ग्रोथ में इतना सब कुछ हुआ, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या हुआ, अभी भी प्राइमरी oocytes ही है। प्राइमरी oocyte में मल्टीप्लिकेशन फेज में तो माइटोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। माइटोसिस के बाद अब मियोसिस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मियोसिस स्टार्ट होने पर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो प्रोफेज में ही आकर रुक जाएगी और यहीं पर रुकी रहेगी काफ़ी दिनों तक। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। फिर अब नेक्स्ट फेज आ जाएगी मैच्योरेशन फेज। तो इस फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte प्रोफेज में रुकी पड़ी थी वो रिज्यूम हो जाती है और आगे स्टार्ट हो जाती है। ऐसा कब होता है, 12th ईयर, जब फीमेल की जो एज है वो 12 ईयर की हो जाती है। 12 ईयर से मतलब है प्यूबर्टी आ जाती है, यानी सेक्सुअली डेवलप हो जाती है, तब ये प्रोसेस आगे स्टार्ट होती है। उसका स्टार्ट होने का कारण क्या है, FSH हार्मोन जो होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सीक्रेट होने लगते हैं एट द एज ऑफ 12 एज में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेंगे, फॉलिकल्स पर अटैक करते हैं, जो फॉलिकल्स कहाँ पर होते हैं, ओवरीज के अंदर होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, ओवरीज में नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिससे ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है। और ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है 12 ईयर के बाद से, तब ये जो प्रोफेज में अटके पड़े थे वो नेक्स्ट आगे M2 फेज में स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए कैसे होता है। प्राइमरी oocyte जो मैंने बताया था आपको, कुछ तो डाई होते रहते हैं, जितने बचे थे 60,000 उसमें से कुछ तो डाई होते रहते हैं। केवल 400 सेल्स को ही मौका मिलता है आगे अपनी साइकिल कंप्लीट करने का। तो टोटल बने कितने थे, पहले तो बने थे 7 मिलियन। 7 मिलियन से 60,000 रह जाते हैं। 60,000 प्रोफेज स्टेज में आकर रुक जाते हैं। प्रोफेज स्टेज के बाद भी केवल 400 सेल्स को ही मौका मिलता है अपनी साइकिल कंप्लीट करने का, बाकी के सारे कैसे हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आफ्टर द फर्स्ट मियोसिस प्राइमरी oocyte चेंज टू सेकेंडरी oocyte। तो फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होने के बाद प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज हो जाते हैं और ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो प्राइमरी oocytes की फॉर्मेशन हुई थी वो आगे ओवुलेशन की प्रोसेस तक कैसे पहुंचेगी, किस तरह से ओवुलेशन स्टार्ट होगा, क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे प्राइमरी oocyte में। तो प्राइमरी oocyte को पहले ये समझ लीजिए, अभी जो ये प्राइमरी oocyte है ये कहाँ तक पहुंच चुका है। ये ग्रोथ फेज़ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ फेज़ में भी M1 की जो फेज़ है वो चल रही है अभी। तो कौन सी फेज़ अभी चल रही है, ध्यान रखिएगा, M1 की जो फेज़ है उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ जो है वो चलेगी। तो प्राइमरी oocyte जो है उसका साइज सेम रहता है, उसके आसपास कुछ फॉलिकल सेल आ जाते हैं और वो उसको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ग्रैन्युलोसा की लेयर बन चुकी है, तो ग्रैन्युलर सेल्स बोलेंगे अब इसे। तो ये प्राइमरी फॉलिकल होती है। प्राइमरी oocyte तो यहाँ पे अंदर है, लेकिन उसको फॉलिकल सेल ने कवर कर लिया है, तो इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल और इंक्रीज होते हैं, तब ये सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल से इसमें और इंक्रीज होते हैं फॉलिकल सेल, तो ये टर्सरी फॉलिकल बोला जाता है। तो क्या हुआ, फॉलिकल सेल इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइमरी oocyte सेम वैसा ही है जैसा था। होता क्या है, फॉलिकल सेल इतने इंक्रीज हो जाते हैं कि दो लेयर में डिवाइड हो जाते हैं। पहली वाली जो लेयर होती है वो थीका इंटरना में चेंज हो जाती है, दूसरी वाली लेयर जो होती है वो थीका एक्सटर्ना बन जाती है, और प्राइमरी oocyte अंदर पड़े रहते हैं। ये प्रोसेस सारी कहाँ चल रही है अभी, ये ओवरी के अंदर चल रही है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte अभी वैसा ही है,
टर्सरी फॉलिकल तक आने के बाद भी प्राइमरी oocyte में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। बीच में यहाँ पे एक एंट्रम कैविटी भी बन जाती है। फिर आगे चेंजेस स्टार्ट होते हैं। M1 फेज चल रही है, तो M1 फेज में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। प्राइमरी oocyte से क्या बनेगा, एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो ये प्राइमरी oocyte है वो फर्स्ट पोलर बॉडी बना देगा और यहाँ पर M1 कंप्लीट हो जाएगी। अब M1 की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। तो जब M1 की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है तो प्राइमरी oocyte चेंज हो जाएगी किसमें, सेकेंडरी oocyte में। अब ये सेकेंडरी oocyte बोला जाएगा, इसको प्राइमरी oocyte नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है और ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनती है वो अभी यहीं पड़ी रहती है फॉलिकल सेल्स के अंदर। और चेंजेस आते हैं इसमें सेकेंडरी oocytes में। अब क्या होता है, कुछ लेयर फॉर्मेशन करने लगती हैं। तो पहली जो लेयर बनती है वो जोना पेलुसिडा कहलाई जाती है। पहले बनती है इसलिए इसको प्राइमरी लेयर भी बोलते हैं। फिर इसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है जिसे कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, क्योंकि ये सेकंड लेयर है, प्राइमरी के बनने के बाद बनती है, तो इसको सेकेंडरी लेयर बोलेंगे। याद रखिएगा, जो अंदर वाली लेयर है वो प्राइमरी होती है और जो बाहर वाली लेयर है वो सेकेंडरी होती है। तो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा की फॉर्मेशन होती है और ये सेकेंडरी oocyte बन जाता है। फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है, M1 कंप्लीट हो जाती है। अब ये आगे जाएगी M2 की तरफ। लेकिन मियोसिस सेकंड वाली जो फेज़ है वो ओवरी के अंदर नहीं होती है, वो होगी अब फैलोपियन ट्यूब में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से ये ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन हो चुकी है। इसे क्या बोला जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे डी ग्राफ, उन्होंने इसको देखा था सबसे पहले, तो उन्हीं के नाम पर इसे ग्राफियन फॉलिकल बोला जाने लगा। यहाँ पर देखिए एक जर्म हिल की फॉर्मेशन भी हो चुकी है जो इसको अटैच करके रखती है। फर्स्ट पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आगे ये जो सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हो चुकी है, ये सेकेंडरी oocyte इसको पंक्चर करके यहाँ से रिलीज हो जाएगी और कहाँ निकल जाएगी, ओवरीज के बाहर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हुई थी वो यहाँ से वो रिलीज हो जाती है। बाकी का ये जो मैटर रहता है फॉलिकल का, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था फॉलिकल सेल्स का, वो ओवरीज में ही रह जाता है और वो चेंज होके कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है। तो आगे देखते हैं अब। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर साफ दिखाई दे रही है। ओवरीज के दो पार्ट होते हैं, बीच वाला जो पार्ट होता है वो मेडुला कहलाता है, ये देखिए मेडुला, और मेडुला के आउटर जितना भी पोर्शन होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। ये यहाँ पे कॉर्टेक्स दिख रहा है आपको। तो ये जो प्रोसेस चलती है वो कॉर्टेक्स में चलती है, मेडुला में नहीं चलती है, क्योंकि मेडुला में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कि इसको न्यूट्रिशन दिलाती हैं। अब यहाँ पे फॉलिकल सेल्स का रोल होता है न्यूट्रिशन पहुँचाने का। मैंने आपको बताया था पहले कि स्पर्मेटोजेनेसिस में सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी oocyte को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, फॉलिकल सेल दिला रही हैं। ठीक है, अब ये जो है फॉलिकल सेल, जैसे मैंने आपको पीछे अभी बताया उसी तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। प्राइमरी फॉलिकल सेल सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी में, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल में। एंट्रम कैविटी बन चुकी है, oocyte की फॉर्मेशन हो चुकी है, जोना पेलुसिडा लेयर बन चुकी है, कोरोना रेडिएटा लेयर बन चुकी है और ये एग रिलीज हो चुका है। एग में भी क्या, अभी सेकेंडरी oocyte की ही फॉर्मेशन हुई है। मियोसिस की साइकिल अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। मियोसिस की साइकिल कंप्लीट होगी कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे आने के बाद एक बार फिर से साइकिल रुक जाएगी मियोसिस की। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो मैंने बताया था जो फॉलिकल सेल थे, फॉलिकल सेल की जो स्ट्रक्चर थी वो रप्चर होने के बाद एक ग्लैंड की फॉर्मेशन करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड की, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है
कॉर्पस लुटियम एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड है तो हार्मोन सीक्रेट करती है। हार्मोन कौन सा सीक्रेट करती है? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करेगी, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पर इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो यहाँ पे एग रिलीज हो चुका है, इस तरीके से ये फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अब ये जो सेकेंडरी, आगे देख लेते हैं डायग्राम में, एग जो यहाँ पे है रिलीज हो रहा है, ये एग अब ट्रांसफ़र हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कैसे ट्रांसफ़र होगा? ये जो फिम्ब्रियाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये इसको पकड़कर अपने अंदर इंसर्ट कर लेगा इनफंडिबुलम में। तो इनफंडिबुलम के द्वारा जो सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन हुई थी वो यहाँ पर पहुँच जाती है, और अब यहाँ पर M2 की प्रोसेस कंप्लीट होगी। M1 कंप्लीट हो चुकी थी जिससे कि सेकेंडरी oocyte बना था। M2 कंप्लीट होगी तब सेकेंडरी oocyte से ओवम बनेगा। तो वो प्रोसेस कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में। ये काफ़ी ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि एग जब रिलीज होता है तो कौन सी स्टेज में होता है? सेकेंडरी oocyte की स्टेज में होता है। और दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पर होता है वो आपको आगे फर्टिलाइजेशन जब पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताएंगे। अभी फैलोपियन ट्यूब में ही समझ लीजिए। फैलोपियन ट्यूब में भी जब फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म आगे कांटेक्ट करता है, तब M2 की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि जो M2 की प्रोसेस है, M1 तो कंप्लीट हो चुकी थी, M2 की प्रोसेस कहाँ पर होगी? वो होगी फैलोपियन ट्यूब में। जब स्पर्म आके फ्यूज हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब क्या करेगा? जो सेल होता है सेकेंडरी oocyte, उसमें एक तरफ तो फर्टिलाइजेशन होके स्पर्म अटैच हो जाता है, और दूसरी तरफ से क्या होता है, यहाँ से एक पोलर बॉडी रिलीज कर दी जाती है। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं और सेकेंडरी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सेकेंडरी पोलर बॉडी कैसे बनती है? स्पर्म के आने के बाद। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। आइए अब ओवुलेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ओवुलेशन जो प्रोसेस है, यानी कि सेकेंडरी oocyte जो बना था वो रिलीज हो जाता है ओवरी से और चला जाता है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, एग रिलीज हो जाता है ओवरी से और पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। अब ये प्रोसेस जो है वो एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होती है। किसी में तो कुछ प्रोसेस किसी अलग स्टिमुलस के द्वारा होती है, किसी में कुछ अलग स्टिमुलस का। पहली बात तो ओव्यूलेशन जो है वो जब भी होगा जब कोई स्टिमुलस वर्क करेगा, ठीक है। अगर जब तक कोई फैक्टर वर्क नहीं करेगा तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया कि फीमेल में तो प्यूबर्टी के टाइम यानी 12 साल की बात करें तो 12 साल का जब हो जाता है तब उसके बाद से कुछ हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं। जैसे आपको बताया मैंने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH सीक्रेट होने लगता है, तब ये स्टार्ट होती है। लेकिन अदर एनिमल्स में ऐसा ना हो के कुछ दूसरे तरीके हैं। फिजिकल स्टिमुलेशन से हो जाता है किसी किसी में। फिजिकल स्टिमुलेशन से मतलब है एक्ट ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के बाद से ओवरी एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ये किस में होता है? रैबिट और मिंक्स में, ठीक है। अब अगर बाकी अदर एनिमल्स की बात करें तो किसी में ईस्ट्रस साइकिल चलती है और किसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जो पीरियोडिक ओवुलेशन बोलते हैं इसको। ये फिजिकल स्टिमुलेशन की तरीके से हो जाती है, दूसरा पीरियोडिक की तरह से हो जाती है। ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, ये साइकिल जो है वो काफ़ी लेंदी होती है। 1 साल या 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर तक ये साइकिल चलती है। इसमें क्या होता है, सीजनल वेरिएशन होता है। ये सीजनल होती है, डिपेंड करती है एनिमल्स में कि किस सीज़न में ये कंप्लीट होगी। किसी किसी एनिमल में लाइट पर डिपेंड करती है, किसी में हीट पर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जब ऑप्टिमल टेम्परेचर मिलता है तब ये साइकिल कंप्लीट होती है। तो किसी एनिमल में तो इनका टेम्परेचर अगर ऑप्टिमल मिल जाएगा तो ओवुलेशन स्टार्ट हो जाती है, किसी में लाइट मिल जाएगी अगर सही तो स्टार्ट हो जाती है,
तो इस तरीके से ये ईस्टर साइकिल चलती है, यानी 1 ईयर में केवल एक बार ही ऐसा होता है जब ये ओवुलेशन स्टार्ट होती है। लेकिन ह्यूमंस की बात करें अगर, तो ह्यूमंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल्स में, और ये 29.5 डेज़ की होती है। इस साइकिल में क्या होता है, इस साइकिल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सीक्रेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से FSH हाइपोथैलेमस पे स्टिमुलस प्रोवाइड कराते हैं। हाइपोथैलेमस उसके रिवर्ट बैक में LH हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और ये LH हार्मोन जो है वो ओवरी पर अटैक करता है, और ओवरी में फिर ये ओवुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरीके से होती है। इसमें रोल किसका होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का। हाइपोथैलेमस से जो सीक्रेट होते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस पहले तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को जाकर ट्रिगर करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन सीक्रेट होगा, जो ओवुलेशन में हेल्पफुल होगा ओवरीज के लिए। तो इस तरीके से ओवुलेशन कंप्लीट होता है। अब ये देखिए यहाँ पे एक बार डिटेल में और समझ लेते हैं जो भी हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में। तो देखिए जो फेज़ हैं वो 3 फेज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या होता है, माइटोसिस साइकिल चलती है। माइटोसिस साइकिल से क्या होगा, यहाँ पर डिवीज़न होंगे बहुत सारे और डुप्लीकेट सेल्स की फॉर्मेशन होगी। दूसरी साइकिल जो है मियोसिस साइकिल, वो चलती है। तो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको मल्टीप्लिकेशन फेज़ की अगर हम बात करें, तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में माइटोसिस साइकिल चलती है, और ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन फेज़ में कौन सी साइकिल चलती है, मियोसिस साइकिल चलती है। यानी मियोसिस साइकिल काफ़ी लेंदी होती है, इसमें माइटोसिस साइकिल शुरू में चलती है। अब यहाँ पर मियोसिस साइकिल में भी हमें पता है इंटरफेज़ होते हैं, M1 फेज़ होते हैं और M2 फेज़ होते हैं। फिर M1 फेज़ में भी 4 फेज़ होते हैं, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। वैसे ही इसमें भी प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। अब गर्ल्स की बात करें अगर हम, फ्रॉम 3 मंथ से लेके पूरे लाइफ टाइम की बात करें अगर, तो क्या होता है स्टार्टिंग में 2 से लेके 7 महीने तक मैंने आपको बताया था 7 मिलियन जर्म सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और वो क्या हो जाते हैं, ऊगोनिया में डेवलप हो जाते हैं, ऊगोनिया बोल सकते हैं हम उसे। अब फिर बर्थ हो जाती है जब, तब 2 मिलियन जर्म सेल ही रह जाते हैं। तब क्या होता है, माइटोसिस की साइकिल कंप्लीट हो चुकी होती है। माइटोसिस साइकिल में क्या होता है, डिवीज़न होता है। तो डिवीज़न इतना होता है, तो शुरू में तो पहले ओगोनिया बहुत ज़्यादा बन जाते हैं 7 मिलियंस के करीब, लेकिन बाद में वो डिक्लाइन करने लगते हैं और चेंज हो जाते हैं प्राइमरी oocyte में। और प्राइमरी oocyte कितने रह जाते हैं, तो 2 मिलियन तक रह जाते हैं बर्थ के टाइम। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाती है मियोसिस प्राइमरी oocyte में। तो पहले तो चलती है इंटरफेस, इंटरफेस में ग्रोथ करेगा प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte ही प्राइमरी oocyte में रहेगा। तो इंटरफेस में तो ग्रोथ करता है और काफ़ी सारी प्रोटीन्स और जो भी फॉर्मेशन होती है वो बनाता है, योग बनाता है, इसलिए उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन रहेगा क्या, प्राइमरी oocyte पहले भी था और अभी भी प्राइमरी oocyte ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे भी इनमें चेंजेस तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो नंबरिंग है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। 7 मिलियन से 2 मिलियन, 2 मिलियन से 60,000 तक रह जाते हैं 12th ईयर की बात करें अगर हम, तो यानी प्यूबर्टी की बात करें। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ फेज़ कंप्लीट हो चुकी होती है, और मैंने बताया आपको कि प्रोफेज़ तक ये पहुँच चुके होते हैं। M1 की प्रोफेज़, ये M1 है, तो M1 की प्रोफेज़ तक तो पहुँच चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर अरेस्ट हो जाते हैं। तो M1 की प्रोफेज़ में अरेस्ट हो जाते हैं 12 साल की उम्र में गर्ल्स में प्राइमरी oocytes, और आगे बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्हें आगे फॉर्मेशन करने के लिए कुछ स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या होता है, यहाँ के लिए स्टिमुलस होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है 12 साल के बाद से, और तब ये प्राइमरी oocytes जो हैं वो प्रोफेज से आगे बढ़ते हैं।
अब प्रोफेज से आगे जब बढ़ते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ओवुलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा, तब ये पहुंचते हैं कहाँ पर, सेकेंडरी oocytes में, और रिलीज़ होके पहुंच जाते हैं। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस चली थी ये ओवरीज़ में चली थी, ठीक है, मैंने बताया था आपको ये ओवरीज़ में चली थी। और फिर सेकेंडरी oocyte जब बन जाते हैं तो ओवरीज से आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये जो प्रोसेस चलेगी वो कहाँ पे चलेगी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी इनफंडिबुलम से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं सेकेंडरी oocytes में। अब यहाँ पर आकर भी फिर ये रुक जाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी oocytes में भी रुक जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए आगे इनको एक और स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है और वो है स्पर्म। तो ये दो यहाँ पर इनको बैरियर लग जाते हैं। पहला बैरियर तो 12th एज में लगता है और दूसरा बैरियर कब लगेगा, जब ये सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट हो जाएंगे। सेकेंडरी oocyte में कंप्लीट होने के बाद जब स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद से इनकी आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है और फिर ये कंप्लीट ओवम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब यहाँ पे दो पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है, एक तो सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है और दूसरा पोलर बॉडी रिलीज़ हो जाती है। अब देखिए प्राइमरी oocytes में भी मैंने आपको बताया था कि 60,000 जो हैं वो प्राइमरी oocytes रह जाते हैं, बाकी डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। 60,000 में से भी केवल 400 जो होते हैं उनको मौका मिलता है आगे जाने का, बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं, उनको चांस नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर एक बैरियर होता है प्रोफेज में, तो एक बार में केवल एक ही एग रिलीज़ होता है ओवरी से। सेकेंडरी oocyte की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी oocyte जो है प्रोफेज में, तो एक बार में एक ही एग रिलीज़ होता है और लगभग 400 एग रिलीज़ हो पाते हैं पूरी लाइफ टाइम में। तो बाकी के जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पर अटके पड़े रहते हैं प्राइमरी oocyte प्रोफेज में। ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स जो हैं वो डेवलप होते रहते हैं। डेवलप भी कब तक होते रहते हैं, 30 साल से 40 साल से लेकर 50 साल तक। 50 साल में तो ये फॉर्मेशन होना बंद ही हो जाती है, 40 से लेकर 50 के साल में मीनोपॉज बोलते हैं जैसे। तो मीनोपॉज के टाइम तो ये फॉर्मेशन होना बंद हो जाते हैं, लेकिन तब तक मैच्योर होते रहते हैं। तो यानी कि 12 साल की उम्र में ही एग रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, सेकेंडरी oocyte में ट्रांसफ़र हो जाता है एक एक करके, और ये प्रोसेस चलती रहती है 40 ईयर्स तक। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जो एग आगे चल के मान लीजिए 30 की एज में जो एग रिलीज़ हुए, वो एग जो है काफ़ी ग्रोथ कर चुके होंगे। तो काफ़ी ग्रोथ कर चुके होते हैं इन कंपैरिजन टू, अगर हम 20 साल की बात करें, 20 साल में जो एग रिलीज़ हुए होंगे, एग तो वही हैं जो यहाँ पर अटके पड़े हैं प्रोफेज में, वो अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एग क्या करते हैं, यहाँ पर अरेस्ट होते हैं, वो आगे जब ही कंप्लीट कर पाते हैं जब उन्हें उनका स्टिमुलस मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, जो 20 साल की उम्र में एग रिलीज़ होगा वो ज़्यादा कम ग्रो वाला होगा, ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी और न्यू होगा, मटेरियल उसमें न्यू होगा। और एज़ कंपेरिजन टू 30 ईयर्स की बात करें तो उनमें जो एग रिलीज़ होगा वो ओल्ड होगा। तो चांसेस बढ़ जाते हैं डिजीज़ के, कुछ एक्स्ट्रा डिजीज़ हो जाती हैं चाइल्ड जो बेबी बॉर्न होते हैं अगर एग ज़्यादा ओल्ड होते हैं तो। इसीलिए फर्टिलाइजेशन अगर 20 की एज में होता है तो बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू 30। और ज़्यादा अगर लेट होगा 30 के बाद 35 पे चले जाते हैं अगर एज पे, तो जितना ज़्यादा लेट करेंगे एग उतना ज़्यादा ओल्ड होता जाता है और डिसीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, डिसीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, एब नॉर्मल फॉर्मेशन होती है फिर चाइल्ड की। तो इसलिए ये साइकिल जो है इस तरीके से चलती रहती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है लेकिन फिर भी
इसको समझना मुश्किल है। तो आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि आगे लोगों को ये वीडियो मिल सके, वो भी देखें और उनको भी ये पता चल सके कि जो प्रोसेस जो है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।